नमस्कार। काफ़ी काफ़ी धन्यवाद आप लोगों का कि आपने उस वीडियो को सराहा और आपको काफ़ी अच्छा लगा वो वीडियो। इसलिए मैं वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए फिर से एक नया अंक, एक नया भाग न्यायपालिका का लेकर मैं आया हूँ। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आने वाली परीक्षाओं में उनको काफ़ी दिक्कत ना हो, उसके लिए संक्षेप में, शॉर्ट में उन सारे अनुच्छेदों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने उपस्थित कराऊंगा, वो लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के अंतर्गत हमारे सुप्रीम कोर्ट के गठन, नियुक्ति, कार्य एवं शक्तियों की चर्चा की गई है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्सेप्ट को लाया गया था और सन 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। तो अनुच्छेद 124 का एक क्या कहता है, क्योंकि अनुच्छेद 124 इसका महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत ही सब आर्टिकल्स आते हैं, इसलिए 124 काफी महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये आपको काफी मदद करेगा समझने में। तो 124 का एक क्या कहता है? 124 का एक कहता है कि हमारे संविधान का ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इसका गठन किस प्रकार से होता है। तो हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट का गठन हमारा संसद के द्वारा ही किया जाता है और जब ये बनकर आया था 1950 के दशक में, उस समय इसके जजों की संख्या 7+1 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। परंतु वर्तमान समय में इसके 33 मुख्य और 33 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश है। अब अनुच्छेद 124 का 2 चलते हैं। 124 का 2 क्या कहता है? यह उनकी नियुक्ति की चर्चा करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 124 का 2 सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की चर्चा करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यानी राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं और यह जज अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के हाथ में देते हैं। इसके अलावा जब उनका उम्र 65 वर्ष हो जाएगा तो ये अवकाश ग्रहण कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जज के अधिकतम आयु 65 वर्ष ही निर्धारित किया गया है और सबसे कम यानी कितनी उम्र सीमा होना चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, इसकी चर्चा या इसका प्रावधान नहीं दिया गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 124 का 3। ये क्या कहता है? 124 का 3 उनके योग्यता की चर्चा करता है। योग्यता देखिए, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसमें 3 बातों को आप ध्यान दीजिएगा। पहला, तो वो भारत का नागरिक ही होना चाहिए। दूसरा, ये 5 साल तक किसी एक या एक से अधिक हाईकोर्ट के जज के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त किए हो। तीसरा, ये किसी भी एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में महाअधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त किए हुए हो। ठीक है ना? पहला, ये भारत के नागरिक हो। दूसरा, 5 साल तक किसी भी एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में जज के कार्य कर ली हो, उनका अनुभव, उस कार्य का अनुभव। और तीसरा, एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में महाअधिवक्ता यानी वकील के रूप में कार्य करने का इनको अनुभव हो, तभी वो राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट के पद के लिए दावेदार के रूप में माने जा सकते हैं। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 124 का 4 और 5। देखिए, बेसिकली 104 और 5 उनको हटाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसे कि हमने पहले देखा है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हटाते भी हैं राष्ट्रपति, वैसे यहां पर विशेष प्रावधान को दर्शाया गया है कि संसद जो है, संसद के दोनों सदन जो है, वो इन पर सत्य कदाचार का आरोप पाकर, यानी यदि अपने कार्य में असमर्थ हो, अयोग्य हो, तो उन पर महाभियोग भी लगा सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन पर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया को लगाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। विशेष के रूप में कहा जाए तो लोकसभा के 100 सदस्य 2/3 बहुमत के आधार पर महाभियोग लगा सकते हैं और ये अपना त्यागपत्र दे देंगे। और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य के द्वारा 2/3 बहुमत के आधार पर इनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है? अब आता है अनुच्छेद 124 का 6। 124 का 6 इनके शपथ की चर्चा करता है। देखिए, सबसे बड़े हैं भाई, सुप्रीम कमांडर के रूप में देखा जाए न्याय के हैं, ये न्यायमूर्ति हैं, तो इनका जो शपथ
वो राष्ट्रपति ही करवाएंगे सबसे ऊंचे अहदे के रूप में। तो राष्ट्रपति जी ही इनका शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो हमने देखा 124 का ये कुछ सब आर्टिकल्स है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको मदद करेगा। अब हम बाकी के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं और इसको समझने का चेष्टा करते हैं। आइए देखिए। तो अनुच्छेद 125 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 125 क्या कहता है? 125 जो है वो उनके वेतन और भत्ते की चर्चा करता है। देखिए, हाई कोर्ट के जज की तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को ही संसद के द्वारा ही उनके वेतन को निर्धारित किया जाता है और संसद के संचित निधि से ही उनका वेतन दिया जाता है। नॉर्मली जो मुख्य जज हैं उनको 2,50,000 रुपया मिलता है और अन्य जजों को 2,25,000 मिलता है। इसके अलावा जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उनको माने मुख्य जज को 15 लाख रुपया वार्षिक रूप में मिलेगा। इसके अलावा महंगाई मुक्त रूप में कुछ व्यवस्था उनको दी जाएगी और अन्य जजों को 13 लाख रुपया वार्षिक रूप से मिलेगा और महंगाई मुक्त उनको कुछ अधिकार मिलेंगे। तो ये इनके वेतन को हमने देखा कि संसद के द्वारा ही इनका वेतन निर्धारण किया जाता है और संसद के संचित निधि से ही इनको वेतन दिया जाता है। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 127 क्या कहता है? अनुच्छेद 127 कहता है जो जज यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के पैनल में अगर अन्य जजों की संख्या में अगर कमी हो जाती है तो हम हाई कोर्ट से उसके जजों को बुला सकते हैं और इनके कार्यभार को, इनके कार्य की जिम्मेदारी को पूर्ण कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि कार्य काफी ज्यादा लंबा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है और जजों की संख्या कम हो गई है तो ये हाई कोर्ट के अन्य जजों को बुला सकते हैं अपने यहां पर जज के रूप में कार्य करवाने के लिए। और जब हाई कोर्ट के जज यहां पर आकर कार्य करेंगे तो उनको भी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही दिया जाएगा। इसलिए इसे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के रूप में देखा जाता है इस अनुच्छेद को। अब अगला अनुच्छेद, ये भी सरल है, 128। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो व्यक्ति अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, यानी वे सुप्रीम जज जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, यदि इनके पैनल में यानी जजों के पैनल में जजों की संख्या कम होगी, कार्यभार ज्यादा है, काम का चाप ज्यादा है, तो ये सेवानिवृत्त जज को भी बुलाकर अपने कार्य को पूर्ण करवा सकते हैं, न्यायिक कार्य को पूर्ण करवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 137। देखिए, अनुच्छेद 137 क्या कहता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रावधान है। वह कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कोई फैसला दिया गया हो और उन्हें लगता हो काफी दिनों के बाद, कई सालों के बाद, कि उनकी उस तरह के फैसले के द्वारा कोई गलत न्याय इनसे हो चुका है, तो ये अपने उस न्याय की पुनः समीक्षा कर सकते हैं, पुनः अवलोकन कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 137, याद रखिएगा, है ना। यानी अपने न्याय का पुनः अवलोकन करने का अधिकार ये फिर से कर सकते हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 143, ये भी महत्वपूर्ण है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे सुप्रीम कमांडर यानी राष्ट्रपति को सलाह देंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हमारे राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। परंतु यह जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज उनको सलाह दे ही, और ना यह जरूरी है कि राष्ट्रपति उनके सलाह को मानेंगे ही। तो एक प्रावधान के रूप में लिख दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर संवैधानिक मामले पर या कानूनी कार्रवाई या कोई भी संवैधानिक ढांचे को लेकर कोई अगर विवाद हो या मसला हो, उस पर ये अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकते हैं और राष्ट्रपति उनके राय को ले सकते हैं। परंतु ये जरूरी नहीं कि ये अपना राय देंगे और राष्ट्रपति उनका राय लेंगे। अब हम लोग आखिरी अनुच्छेद को देखते हैं, अनुच्छेद है 32। जैसे कि मैंने आपको हाईकोर्ट वाले में बता दिया था 226 के तहत, वैसे यहां पर क्या कह रहा है अनुच्छेद 32, हमारे मौलिक अधिकार पर जब हमारा हनन होता है या हमारे मौलिक अधिकार को जब कोई चोट पहुंचाता है तो हम उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए सीधा हाईकोर्ट के पास जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, कैसे जाएंगे? अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके
हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही है जो हमारे संविधान में नागरिकों का या संविधान का संरक्षण देता है या संरक्षण करता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को ही यह अधिकार है, क्योंकि ये संरक्षण करता है हमारे संविधान का। इसलिए किसी भी तरह का हमारे मौलिक अधिकारों का हनन जब होता है तो हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके जाते हैं हाई कोर्ट के पास। और ये अनुच्छेद 32 हमें 5 प्रकार का अधिकार देता है, जिसे हम रीट कहते हैं। उस अधिकार के तहत उन सारे मौलिक अधिकारों को ठीक किया जा सकता है। और मैंने बताया ही है, इसके अगले अंक में, अगले वीडियो में मैं आपका अनुच्छेद 32 या 226 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो क्या होता है वो बताऊंगा, और अनुच्छेद 32 का क्या कार्य है। वो 5 प्रकार का अधिकार जिसको जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, वो मैं बनाकर आपको जरूर दूंगा। तो आपने देखा, ये है सुप्रीम कोर्ट का ढांचा जो आपको मैंने समझाया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं और भी संक्षेप में आने वाले वीडियोस को समझाऊंगा और आपको उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स अनुच्छेद को समझाऊंगा, ताकि आप समझ पाएं और परीक्षा में इसे नोट्स बनाकर जल्दी रिवीजन करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इसी उम्मीद के साथ, इस याद के साथ कि आपको आज का भी वीडियो पसंद आया होगा, मैं मिलता हूं आपको अगले अंक में, अगले वीडियो में एक नया खंड लेकर संविधान का। नमस्कार।